बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने उसके अंदर गुडविल से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट थी उसको सीख लिया है, तो अब बाकी सब चीजों के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अभी आपका जो थर्ड एडजस्टमेंट करना है वो है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि कंपनी के अंदर असेट्स भी होती हैं, लायबिलिटी भी होती है, कैपिटल भी हो सकती है, रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उन सारी चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना चाहिए तो पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब कुछ मिल जाएगा। अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो इस समय इन सारी चीजों पर इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इनका बंटवारा किया जाएगा, एक्सेप्ट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो उनके द्वारा लगाया गया आइटम होता है, एक ऐसा आइटम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है सर। तो अब क्योंकि हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसलिए अब इन पार्टनर्स को पुरानी चीजें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले की हैं, उन सारी पुरानी चीजों को उन सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में दे दिया जाएगा, जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से उनके अकाउंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर जो आगे होगा उससे वो सब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। तो पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक प्रॉफिट का पार्ट ही होता है रिजर्व। वो पैसा जो हम प्रॉफिट में से निकालकर, सरप्लस निकालकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम हो सकता है फ्यूचर में एक्सपेंशन करने वाले हो, तो उस फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान के लिए हमने अपने प्रॉफिट्स को बचाया हो तो हम उस प्रॉफिट को एक जनरल रिजर्व या रिजर्व के रूप में रख देंगे, या कुछ स्पेसिफिक काम के लिए रखा हो तो हम उस कुछ स्पेसिफिक काम के लिए उस रिजर्व में से पैसा निकालकर रख सकते हैं, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रख सकते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन सारी चीजों को अभी समझते हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके पास जो बैलेंस शीट होती है उसमें किस तरह का प्रॉफिट या रिजर्व के रूप में पैसा पड़ा होता है। तो अगर आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स नाम से कोई चीज पड़ी हो, या फिर आपके पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में पड़ा हो तो इसका मतलब वो प्रॉफिट माना जाता है, और एसेट साइड में हो तो उसको लॉस माना जाता है। उसके अलावा और भी कोई रिजर्व्स आपके पास हो जिसके नाम के हम वर्कमैन कंपनसेशन मान लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में आपने रिजर्व मेंटेन करा हो, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ले रखी हो, उस इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन की वजह से आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया गया हो। ऐसे कोई भी रिजर्व जो आपकी लायबिलिटी साइड में होते हैं वो एक प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो सर हमने आज तक सुना नहीं है, वो मुझे पता है आपने सुना नहीं है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि ये क्या चीज होती है। और ये भी हमने नहीं सुना है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, मुझे भी ये पता है कि आपने नहीं सुना है। तो बस अभी आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि आप इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल इनका एक हेडिंग लिख लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ये वाला चैप्टर आपका चल रहा है और इसके अंदर आपने रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की एडजस्टमेंट करनी है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है। तो इसके बेसिस पर आपके पास रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो प्रॉफिट के रूप में लायबिलिटी साइड में पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन सब का पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे सारे पार्टनर्स में टू ऑल पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट जैसा भी केस होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, मगर ये कौन सा पैसा होगा? वो पैसा होगा रिजर्व्स के रूप में जो डायरेक्टली आपके पास बुक्स में पड़ा होगा, वो पैसा जो रिजर्व्स के रूप में आपके पास डायरेक्टली पैसा पड़ा होगा, जनरल रिजर्व के रूप में भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट भी आपके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा भी आपके अकाउंट में दिखाई दे रहा होगा, मगर ये कौन सा पैसा, इसमें से कौन सा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? इसमें से वो ट्रांसफर किया जाएगा जो हमारे पास इसकी लायबिलिटी भुगतने के बाद बचा होगा, एक्सेस अमाउंट। यानी कि अगर हमने वर्कमैन कंपनी रिजर्व, क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है अगर आपकी फर्म के अंदर कोई एम्प्लॉय को एक्सीडेंटली कुछ हो जाए या उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उनको मेंटेन किया है, तो आप इस रिजर्व में से उसकी वो जरूरत को पूरा कर देंगे, उसके क्लेम को पूरा कर देंगे जो उसने आपके फर्म के अंदर काम करते वक्त कुछ आप उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका इलाज कराने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रिएट किया था। अगर उसका कोई क्लेम आपके पास आ जाता है तो उस क्लेम को देने के बाद जो पैसा एक्सेस बच जाता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इसी में से क्रिएट किया जाता है, तो इस पैसे को भी आप, इस एक्सेस मनी को भी आप पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि इसमें से जो क्लेम जाना था अभी तक टिल द डेट ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चला जा चुका है या उसकी लायबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि वो क्लेम डिटरमाइन कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पोजीशन आती है कि जो एक्सेस अमाउंट बचा है वो किसका है? वो सभी पार्टनर्स का है। किस रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जब कोई आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, जब कोई आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर पैसा, जैसे कोई आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने एक हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट ले लिया जिसके अंदर लगातार अप डाउन चलता रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपने एक रिजर्व क्रिएट कर दिया जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसमें भी वो पैसा जो आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उससे उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको इसमें छोड़ दिया जाता है और बाकी आप पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। सर बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है? तो चलो, आई है तो कोई बात नहीं, और नहीं आई भी है तो भी कोई बात नहीं। बस आपको यहां पर ये एक्सेस अमाउंट की बात कर रहे हैं। एक्सेस अमाउंट कौन सा? जो आपका मार्केट प्राइस होगा, जो आपका मार्केट प्राइस होगा और जो आपकी बुक वैल्यू होगी। तो बुक वैल्यू यानी कि आपने जिस रेट पे उसको खरीदा होता है, मान लीजिए 100 रुपए पे आपने खरीदा है और उसकी मार्केट प्राइस आज 70 रुपीज है, तो इसका मतलब 30 रुपीज का लॉस हो गया और आपने उसके लिए करीब 50 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है। तो 30 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकलकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी 20 रुपीज आप पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है सर, ये बात थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आई है। तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू उल्टी, तो चलो इसको लिख सकते हैं बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, यानी कि अगर आपकी बुक वैल्यू 100 रुपए थी और मार्केट प्राइस 70 रुपीज रह गया, तो 30 रुपीज का पार्ट
आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालकर इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे और बाकी एक्सेस अमाउंट जो है यानी कि 20 रुपीज, इस केस में जो आपको समझाया 50 रुपीज के हिसाब से, वो पैसा आप पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर, इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आपके पास बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिखाई दे रहे हो सकते हैं, तो उन सारे लॉसेस को पार्टनर्स में भी बांट दिया जाता है। जैसे ये सारे प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, वैसे ही सारे पैसे जो लॉसेस के रूप में है वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। तो यानी कि आपके पास लॉसेस जो हो सकते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो सकते हैं, जो आपके पास डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस होगा इसका मतलब एसेट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एसेट साइड, और यहां पर जो हमने ये देखा था ये क्रेडिट बैलेंस है। एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में होगा, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में वो हो सकता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ऐसा पैसा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइप का होता है, एक ऐसा पैसा, ऐसी फिक्टिशियस असेट जो आपने खर्चा तो कर दिया है मगर उसका सारा खर्चा उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं दिखाया जिस ईयर में आपने किया था। तो ये सारे पैसे को हम कुछ कुछ ईयर पर डेफर कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो जो पैसा डिवाइड नहीं हुआ है वो बैलेंस शीट में शो हो रहा होता है, मगर वो एसेट के रूप में दिखाई तो दे रहा होता है मगर एक्चुअली वो एसेट नहीं होती। तो वो भी पैसा एक लॉस के रूप में दिखाई देगा, जो पार्टनर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले ही उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। उनको डेबिट करने का मतलब उनको दे दिया जाएगा, यानी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जैसा भी केस होगा। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी बातें हमें अब समझ में आ रही हैं कि प्रॉफिट भी पार्टनर्स का ही है और लॉस भी पार्टनर्स का ही है, क्योंकि अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो आगे की जो अकाउंटिंग होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगी, जबकि पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनकी जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो हम कर देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखना यह है, हमने ये सब चीजें तो पढ़ ली हैं, मगर देखना यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक्चुअली इंपैक्ट आएगा कैसे, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं अलग अलग, कि वर्कमैन कंपनसेशन को जो क्लेम देना है वो कम भी हो सकता है अवेलेबिलिटी से, या ज्यादा भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हम एक एक करके समझते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। चलिए सर, क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन और किस तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको अब धीरे धीरे हम समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये सारी बातें जो आपने वहां पढ़े कि प्रॉफिट्स को भी पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लॉसेस को भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं खाली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक वर्कर है जिसका कोई एक्सीडेंट के अंदर इसका कोई एक्सीडेंट हो गया और इसके एक्सीडेंट में करीब 10,000 रुपीज इलाज के इसको चाहिए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने
इनके लिए ही बनाया था। और जो हमारे पास ऑलरेडी 35,000 का पड़ा हुआ है, तो इसमें से 10,000 रुपीज इस वर्कर को मिल जाएंगे और बाकी जो 15,000 रुपीज है, सॉरी 10,000 मिल गए तो 25,000 रुपीज जो बचे हैं, बैलेंस अमाउंट जो है वो वर्कर्स में, जो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी फर्म क्लोज नहीं हो रही है, अभी उसकी अकाउंटिंग हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। इस वजह से उन सारी चीजों को जो पुरानी है, वो सारी चीजों को पुराने पार्टनर्स के अंदर पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो ये तो इसमें से 10,000 तो यूज हो गया और 25,000 रुपीज अभी बैलेंस बाकी है, तो इन 25,000 को पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा। तो हम पहले ये समझते हैं कि इसके कौन कौन से केस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि 10,000 रुपीज इसको चाहिए, एक्सीडेंट की वजह से इसको देने पड़ गए। दूसरा केस हो सकता है कि 35,000 रुपीज इसको देने पड़ गए, तो यहां पर हमारे पास बैलेंस नील हो जाएगा। और तीसरा केस हो सकता है कि हमें इसको 50,000 रुपीज देने पड़ गए, क्योंकि एक्सीडेंट है, उसमें कितने इलाज में लगेंगे पता नहीं, तो इसका मतलब अभी 15,000 रुपए और आपको इसमें डालने पड़ेंगे। तो इसमें हम नया तो क्रिएट नहीं करेंगे, मगर जो 15,000 रुपए का लॉस, एक्चुअली लॉस हो गया, ये भी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से एग्जिस्टिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, क्यों बनाना पड़ेगा, उन सारी चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। बस हमें ये समझना है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से अगर एक्सीडेंट के अंदर कम यूज होता है तो क्या होगा, इक्वल यूज होता है क्या होगा, और ग्रेटर यूज होता है तो क्या होगा, और अगर यूज नहीं होता, अगर यहां पर कुछ होता ही नहीं तो क्या होता। तो चलिए अब इन चीजों को समझते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पता लग गया है कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर एक रिजर्व के रूप में अपने एम्प्लॉइज के लिए रखा था, ड्यू टू कुछ मिसहैपनिंग होने की वजह से, तो उस चीज के लिए, क्लेम के लिए हमने इसको एम्प्लॉइज को देना है। मगर अगर ये यूज नहीं हुआ टिल चेंज इन PSR, तो हम इसको, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इसके अंदर कुछ कुछ केस हो सकते हैं, तो हम इस केस को समझ लेते हैं। When claim against workman compensation reserve does not exist, यानी कि क्लेम does not exist। कौन सा क्लेम, हम बात वही कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन की। इसकी बात कर रहे हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे पास आया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जितना भी पैसा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में, वो सारा का सारा बढ़ जाएगा। तो चलिए उसको बांट देते हैं। तो उसको बांटने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रिजर्व है वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको बांटने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसा भी केस हो। ठीक है सर, किस रेशो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ये क्लेम हुआ ही नहीं है, कहीं से कोई क्लेम पास ही नहीं करना हमने, इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई, ये तो सिंपल सी बात है, ये आपने पहले भी समझा दी थी। चलिए अब दूसरा केस आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अगर दूसरा केस आ जाता है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल है, जिसके अंदर आपका सारा क्लेम हो गया, या आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है या ज्यादा है,
तो ये सारी सिचुएशन को अब हम समझते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले वर्कमैन क्लेम होता है, इसका मतलब व्हेन क्लेम एग्जिस्ट। सबसे पहले हमें यह पता होना होगा वर्कमैन कंपनी क्लेम है। तो पहले क्लेम में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एस्टिमेशन की, यानी कि उन्होंने अपना क्लेम फर्म के पास डाल दिया है, एम्प्लॉइज ने अपना क्लेम फर्म के पास डाल दिया है, मगर फर्म ने उसको अभी फाइनल नहीं किया है। तो एक एस्टिमेशन अमाउंट होता है। तो एस्टिमेटेड कंपनसेशन क्लेम, एस्टिमेटेड कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर दोनों इक्वल होंगे, क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों इक्वल होंगे, तो क्या होगा? तो हमारे पास कुछ भी पैसा एम्प्लॉइज को बांटने के लिए नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये जो क्लेम है, एक्चुअली आप इसका एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो आपके पास क्रेडिट अमाउंट पड़ा था, इसको डेबिट कर देंगे। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि ये जो पैसा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दोनों जब बराबर होते हैं, यानी कि सारा का सारा पैसा एम्प्लॉइज ने क्लेम कर लिया है, तो उन सारे पैसे को हम एम्प्लॉइज के अकाउंट में प्रोविजन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ, तो इसलिए इसका नाम प्रोविजन रखा जाता है। तो अब हमारे पास क्लेम के बाद कुछ भी पैसा रिजर्व के अंदर नहीं बचा है, इसलिए उस सारे पैसे को हम प्रोविजन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फर्म के पार्टनर्स को कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये केस 2 जब क्लेम होता है और उसका ए पार्ट है ये, और उसके बी पार्ट में व्हेन एस्टिमेशन का कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन एस्टिमेटेड कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा केस हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो पैसा पड़ा है, उसमें से जो क्लेम हो जाएगा, तो वो कहां जाएगा? वो क्लेम हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और बाकी जो पैसा है वो पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो क्लेम हो गया उसमें ट्रांसफर कर दिया, जो इसमें से क्लेम देने के बाद फर्म के पास बचा है, ये एक्सेस अमाउंट हो गया, प्रॉफिट का पार्ट बन गया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो चलिए, अब ये बात भी आपको समझ में आ गई, पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड पीएस समर। ठीक है सर, ये रिजर्व डेबिट हो गया और इसके अंदर से जो क्लेम हो गया वो यहां चला गया और जो रिमेनिंग बच गया वो यहां चला गया। और इसमें तीसरा केस होगा कि आपके पास क्लेम जितना अमाउंट है उससे भी ज्यादा हो गया है, तो आपके पास एक नया अकाउंट खुलेगा जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि व्हेन एस्टिमेटेड
कंपनसेशन क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे पास क्लेम ज्यादा आ गया और अवेलेबल प्रॉफिट यानी कि जो हमारे पास रिजर्व है वो कम अवेलेबल है, तो हमारे पास एंट्री वही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका तो सारा पैसा चला ही जाएगा, कहां पर जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जबकि क्लेम है यहां पर, मान लीजिए अवेलेबल है आपके पास 10,000 और क्लेम है आपके पास 12,000, तो 10,000 यहां पर अवेलेबल है और क्लेम हो गया 12,000, तो जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो कहां से आएगा, वो आएगा एक नया अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, जो हम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करने के लिए बनाते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारे पास जो एक्सेस क्लेम हो रहा है उसको भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पास कर देंगे। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इसके हिसाब से देखा जाए तो क्लेम ज्यादा है, अवेलेबल कम है, अवेलेबिलिटी कम है, इसका मतलब आपको एक लॉस हो गया। जो लॉस किसका होगा, पार्टनर्स का ही होगा, क्योंकि ये सारा जब प्रॉफिट पार्टनर्स का है तो ये लॉस भी पार्टनर का ही होगा। तो इस लॉस को हम एक नए अकाउंट के थ्रू, जिसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके थ्रू, जो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही जैसा होता है, नॉमिनल इसका नेचर होता है, तो इसको खोल दिया जाता है और इसके थ्रू ये वाला लॉस सारे पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। मैं इस एंट्री को यहीं पे करके दिखा देता हूं, यानी कि पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी सेकेंड एंट्री है ये, इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, इसका सेकेंड पार्ट ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने ये यहां पर जो अकाउंट खोला है उसको, जो हमने यहां पर अकाउंट खोला है ये वाले अकाउंट, इस अकाउंट को डेबिट भी किया था और यहां पर क्रेडिट करके ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और नेट में जो पैसा, एक्सेस पैसा कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम में ट्रांसफर किया था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया जाएगा। हाँ सर, अब बिल्कुल हमें समझ में आ गया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जुड़े हुए सारी बातें क्लियर हो गई हैं। बस एक बात यहां पर ये बतानी बाकी है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि अभी तक वो क्लेम के रूप में था, जो पार्टनर्स ने अपना क्लेम डाला था फर्म के पास, जो एम्प्लॉइज ने अपने फर्म के ऊपर डाला था क्लेम के रूप में, मगर फर्म ने उसको अभी तक पास आउट नहीं किया था, पास नहीं किया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और अगर फर्म उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर फर्म उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आप यहां पर प्रोविजन वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट प्रोविजन की जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब इसका प्रोविजन क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा एक क्लेम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रोविजन अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। तो ये तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट था। इसके साथ ही हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में ही आपके साथ इसका एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, तो चलिए आज इसको दोबारा से समझिए, उस पूरी वीडियो को आप दोबारा बैक करके जाइए और देखिए कि क्या आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो फटाफट से एक क्वेश्चन कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।